हेलो स्टूडेंट्स, इस मेहता कॉलेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है। आज हम जो काफ़ी दिनों से आपको इस चीज़ का इंतज़ार था कि फिजिकल ज्योग्राफी जो बीए पार्ट फर्स्ट और एमए फाइनल मास्टर ऑफ आर्ट का जो 7वां पेपर है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, समुद्र एवं जलवायु विज्ञान के हम कॉमन टॉपिक की आज बात करने जाएंगे आपसे। उसके बारे में हम आप लोगों से मुखातिब होंगे कि वह कौन सा बिंदु है, वह कौन सी यूनिट है कि जिससे कि हमारा क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी जो 7वां पेपर है मास्टर डिग्री का और जो हमारी यूजी डिग्री का जो फर्स्ट पेपर है उसका आज निर्माण हुआ है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं आपसे। यदि मुख्य रूप से हम बात करें तो हम बात यह करते कि काफ़ी दिनों से हम क्लासों से वंचित थे और काफ़ी दिनों से क्लासों से वंचित होने के कारण से हमारे दिमाग में यही द्वंद्व चल रहा था कि कब से ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ हो और हमारे संबंधित विषय के वीडियो हमारे को बिना किसी बाधा के प्राप्त होते रहे। उस इंतज़ार को आज की क्लास के साथ ही हम आपके सामने ख़त्म करते हैं। और आज जो आपका 7वें क्रम के रूप में प्रश्न पत्र एमए फाइनल और जो प्रथम प्रश्न पत्र है यूजी डिग्री में यानी बीए का फिजिकल ज्योग्राफी, उसका आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको थोड़ी सामान्य जानकारी बता दूं कि वर्तमान समय का जो ये वैश्विक दौर है, इस ग्लोबल दौर की हम बात करें, इस ग्लोबल टाइम की हम आपसे बात करें तो इस ग्लोबल टाइम में जो सिचुएशंस बन रहे हैं, जो कंडीशंस बने हैं, जो दशाएं बनी हैं, उन दशाओं की यदि हम बात करते हैं तो उन दशाओं के माध्यम से हम आपको अवगत करवाए कि ये इस प्रकार की दशाएं यानी जो वैश्विक महामारी आई कोविड-19, उसकी हम बात करते हैं कि पिछले मार्च तक हम आप लोगों से मुखातिब हुए थे, यानी वही क्लासरूमों में हम ऑफलाइन क्लासों के माध्यम से वहाँ पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे और यही उम्मीद के साथ थे कि अगले महीने से राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जो हमारी एग्ज़ाम हैं, जो इम्तिहान है वो प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा किसी व्यक्ति को मालूम नहीं था कि ऐसा वैश्विक दौर आएगा, महामारी का दौर, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई के बीच में ऐसी एक बाधा आ जाएगी जिस बाधा के बारे में हमने कभी विचार नहीं किया था। हम बात करते हैं उसी दौर की कि उस दौर ने हमारे को पढ़ाई से इतना दूर भेजा, हम इतने दूर चले गए कि आज हम जैसे ही पढ़ाई के लिए जैसा माहौल तैयार करते हैं तो अपने आप को उस माहौल में ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पा रहे हैं। जब उस माहौल में नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि पिछले मार्च से लेकर के और अगस्त ख़त्म होके आज सितंबर की यानी एक सप्ताह निकल चुका है, लगभग एक सप्ताह हमारा ख़त्म हो गया है। तब तक हम पढ़ाई के कभी टच में संपर्क में रहे ही नहीं और पढ़ाई, अध्ययन, स्टडी एक ऐसी विधा है जो नियमितता इसके लिए अति आवश्यक होता है। तो हम नियमितता से काफ़ी कट चुके हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन या आग्रह करूँगा कि आप लोग इतने दिन के इस गैप को ख़त्म करके, और जो ये गैप काफ़ी लंबा हमारा बन गया है, इस आप गैप को ख़त्म करिए और इसी के साथ साथ आप पुनः यानी नई ऊर्जा के साथ अपने आप पढ़ाई में जुट जाइए। यदि आप जब तक पढ़ाई में नहीं जुटेंगे नए ऊर्जा के साथ, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ ही समय में जो बच्चे हमारे पिछले सत्र में एमए फाइनल में बैठे थे, अपेयर थे, उन बच्चों के यानी यूजीसी के निर्धारित मापदंडानुसार कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने वाले हैं। यानी ऐसी प्रस्तावित ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। यदि सब कुछ बहुत अच्छा रहा
तो जल्दी ही उनका कार्यक्रम, जो पेपर का कार्यक्रम है, वो जो हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय है उसके द्वारा जारी कर दिया जाएगा। जो हमारे एमए प्रवेश के बच्चे थे वो बच्चे प्रमोट होकर के राजस्थान विश्वविद्यालय ने यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार उनको अगली क्लास के लिए प्रमोट कर दिया है, एलिजिबल कर दिया है। तो वह बच्चे यानी उनके लिए तो ये फ्रेश सत्र है। और उसी के साथ साथ बात करें कि जो हमारे अनुज हैं, यानी जो बीए पार्ट फर्स्ट में नव प्रवेशित छात्र और छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी यह यानी सत्र, कॉलेज का सत्र नया है, क्योंकि वो बच्चे स्कूली लेवल से निकल करके और कॉलेजी लेवल में अभी हाल ही में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात उनका जो एडमिशन का दौर है वह एडमिशन का दौर अभी जारी है। हम बात करें कि आज के इस प्रतियोगिता के युग में, ये जो प्रतियोगिता का युग है, इस प्रतियोगिता के युग में यदि आपको अपने आप को मेंटेन करना है, अपने आप को पढ़ाई से जोड़े रखना है, तो आपको कभी भी अपनी पढ़ाई से दूर नहीं जाना है। यदि आप पढ़ाई से दूर जा रहे हो, यदि आप पढ़ाई को नियमितता के साथ आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तो आप ये मान के चलिए कि आप जो बच्चे लगातार सिटिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने अध्ययन को समय दे रहे हैं, उन बच्चों से आप काफ़ी दूर हो रहे हो, उनसे काफ़ी पिछड़ते जा रहे हो। तो इस प्रतियोगिता के दौड़ में यदि आपको इसी प्रकार की गतिविधियों के साथ समय के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हो, तो ये मानिए कि हम जो एजुकेशन के लिए जो हम समय समर्पित कर रहे हैं, जो समय निकाल रहे हैं, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य, जो हमारा मेन जो एम है, वह था शिक्षा प्राप्त करके हम किसी जल्दी से जल्दी किसी नियोजित जॉब में अपने आप का समायोजन करवाना, अपने आप की तब्दीली करवाना। तो आपका ये जो सपना है, आपका ये जो एक एम है, आपका ये जो उद्देश्य है, आप इस उद्देश्य की ओर अग्रसर होने में शायद लगता है कि आप भटकाव की स्थिति में आ जाएंगे, आप भटकाव की पोजीशन में आ जाएंगे जब तक आप अपने इन विषय को प्रॉपर रूप से यानी समय नहीं दे रहे हो, चाहे आपका अकादमिक विषय हो और चाहे आपका किसी प्रतियोगिता का, आपकी तैयारी का विषय हो। यदि आप प्रतियोगिता तैयारी के साथ साथ और अकादमिक तैयारी के साथ साथ दोनों के मध्य यदि आपने कॉम्बिनेशन बिठा रखा है, आपका तालमेल बहुत अच्छा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका यह तालमेल आने वाले समय के लिए आपके लिए गोल्डन टाइम साबित होगा, बहुत सुनहरा समय होगा आपका, क्योंकि आने वाला जो शेष बचा हुआ अपना समय है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारा गुजरेगा। क्यों? क्योंकि हमने जिस समय में हमारे को तैयारी करनी चाहिए थी, उसी समय में हमने क्या की है, हमने तैयारी की है। हमने हमारे स्टडी को क्या दिया है, हमने स्टडी को समय दिया है। जब हमने स्टडी को समय दिया है, यानी हम सिटिंग कर पा रहे थे, तो मैं आपसे उसी की बात कर रहा हूँ, उसी के साथ मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि आप आज के इस दौर की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप चाहे किसी भी स्तर के विद्यार्थी हो, चाहे आप मास्टर डिग्री के हो, चाहे आप स्नातक के हो, चाहे आप अधिक स्नातक के हो, यानी आप किसी भी स्तर के विद्यार्थी हो सकते हो। चाहे आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हो सकते हो और चाहे आप अधिक स्नातक स्तर के विद्यार्थी हो सकते हो। आप अधिक स्नातक स्तर के विद्यार्थी हो सकते हो, यानी आप इस स्तर के विद्यार्थी हो। आपको जो समय देना है, जो पढ़ाई के लिए जो समय निकालना है, वह आपको नियमितता, यानी पढ़ाई यही कहती है कि आप इसमें नियमितता जब तक नहीं बनाए रखेंगे, जब तक आप इस दौर में अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को इस दौर में साबित नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस दौर में अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाला है। जब आपने पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाला है, इसका मतलब पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाला है, तो
तो हम उत्कृष्टता की ओर नहीं गए हैं। हम उत्कृष्टता की ओर नहीं गए हैं तो वो लोग जो नियमितता के साथ अपने पढ़ाई को गति दे रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, वो लोग हमारे से काफ़ी आगे जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई की है उनकी पढ़ाई में कौन सा कॉम्बिनेशन था, उनकी पढ़ाई में यानी योजना थी, प्लानिंग थी, यानी नियोजन था उनकी पढ़ाई में। क्या था? नियोजन। वो लोग जो अपने पढ़ाई कर रहे थे वो किसके साथ कर रहे थे? वो एक निश्चित तालमेल के साथ पढ़ाई कर रहे थे। किसके साथ पढ़ाई कर रहे थे? निश्चित तालमेल के साथ वह लोग क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। जब उनका तालमेल पढ़ाई के साथ कॉम्बिनेशन सामंजस्य अच्छा था तो उन लोगों ने यानी प्रतिकूल समय को भी अपने समय की अनुकूलता में बदला और समय की अनुकूलता में बदल करके और उन्होंने उस जो कठोर या जो एक ऐसा कह सकते हैं कि जो जो गोल उनका काफ़ी दूर था, तो उन्होंने नियोजन के साथ और नियमितता के साथ, प्लानिंग के साथ और रेगुलरिटी के साथ उन्होंने अपने अचीवता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर उन्होंने आगे का रास्ते को चुना। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम रोचकता जो बना सकते हैं, यानी एक विषय की जो रोचकता बनती है, जो इंटरेस्ट बनता है। यदि मैं विषय की रोचकता की बात करूं, यदि विषय की जो रोचकता तैयार होती है, वह रोचकता तैयार होती है उसकी लिखावट, विषय की लिखावट, विषय में आपकी लिखावट कैसी है, यानी आपकी लिखावट पर डिपेंड करता है आपकी लेखनी कैसी है। इस लेखनी के साथ साथ ही जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, मान लीजिएगा आप भूगोल के विद्यार्थी हो, आप भूगोल के विद्यार्थी हो, तो आप उस लिखावट यानी उस थ्योरी के साथ साथ आपको किसकी जानकारी होना जरूरी है? आपको मानचित्र की जानकारी होना जरूरी है। जब तक आपको प्रैक्टिकली मानचित्र की जानकारी नहीं है, प्रयोगात्मक यानी मानचित्र का मीन्स हो रहा है हमारे यहाँ पर कौन सा नॉलेज होना चाहिए? आपको प्रयोगात्मक नॉलेज तो होना ही चाहिए, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। जब तक आपको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है तो आप उस विषय में अपने आप को साबित नहीं कर सकते हो। उस विषय में साबित करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एफर्ट्स का मतलब आपको रेफरेंस टेक्स्ट बुकों का सहारा लेना पड़ेगा, आपको एक ही बुक पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इसका मतलब आपको कई राइटर्स की बुकों का चयन करना पड़ेगा। आपको जो मैटर शॉर्ट है उसको आप किसी भी सोर्स से आपको उपलब्ध आप उसको करवा सकते हो, या आप उसकी उपलब्धता की ओर आपको जाना होगा, यानी वो आपको मैटर कहाँ से प्राप्त होगा। इसका मतलब वो अपने स्तर की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। नियत समय पर जो इम्तिहान होंगे वह इस चीज़ पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो इस विषय का इंतजार नहीं करते हैं कि छात्र या छात्रा के पास में इस विषय का मैटर नहीं है। इस कारण से जो इनका इम्तिहान है, इम्तिहान के समय को मैं आगे बढ़ा दूं या बाद में जब इन बच्चों की तैयारी हो जाएगी तब हम इनकी समय की अनुकूलता के साथ इस पेपर का हम एग्जाम बाद में करवा लें। ऐसा कभी नहीं होता है। यानी प्रतिकूल, मैंने क्या कहा कि नियमितता, नियोजन और जो प्रतिकूलता होती है, यानी जो प्रतिकूलता हमारे पास में है, क्या जो प्रतिकूलता आई है, इस प्रतिकूलता को भी किस में बदलना होगा? किस में बदलना होगा? अनुकूलता में बदलना होगा आपको। यानी जो आपका प्रतिकूल समय है, इस प्रतिकूल समय को भी आपको किस में बदलना होगा? अनुकूलता में बदलना होगा। यदि आपके पास में स्टेमिना है, आप एफर्ट्स मार सकते हो, आप अपनी क्षमता का भरपूर प्रयोग कर सकते हो, तो आप नई एनर्जी के साथ प्रतिदिन अपने को ऊर्जावान रखें। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के लिटरेचर्स जो विषय से संबंधित हैं, यानी विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के लेख, विभिन्न भूगोल वेताओं और लेखकों के विभिन्न प्रकार की वेरिएशन प्रकार की टेक्स्ट बुक्स, यानी जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, उनका आप लगातार अध्ययन करते रहे और अपने इस विषय में और अच्छी पारंगतता हासिल करने के लिए आपको मानचित्र की जानकारी, मानचित्रावली की जानकारी होना अति आवश्यक है। अर्थात
आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल तो बनना ही होगा, आपको प्रयोगात्मक जानकारी तो लेनी ही होगी, क्योंकि ये जो हमारा विषय है ये हमारा विषय अप्लाइड विषय, व्यवहारिक विषय है। तो इस विषय की हमारे को यानी प्रगाढ़ता की ओर जाने के लिए, इस विषय की गहराई में जाने के लिए हमारे को विषय का चयन, और जिस विषय का हमने चयन किया है, जिस विषय का हम चयन करने जा रहे हैं, उस विषय के बारे में पूरे शैक्षणिक सत्र में गूढ़ता के साथ उसका अध्ययन करना और उसकी जानकारी विभिन्न प्रकार की सहायक और मुख्य पुस्तकों के साथ अपने पास में जुटाना, उस सहायक सामग्री को जुटाना, जिससे कि उस विषय की गूढ़ता की जानकारी हमारे पास में उपलब्ध हो सके। आज हम जो आपसे मुखातिब हो रहे हैं इस ऑनलाइन पाठशाला के माध्यम से, तो हम स्नातक और अधि स्नातक हम दोनों की बात कर रहे हैं। ये विषय हमारे दोनों में बैठ रहा है, स्नातक में भी हमारा विषय बैठ रहा है और अधि स्नातक में भी हमारा ये टॉपिक शामिल हो रहा है। यानी मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, अर्थात क्लाइमेटोलॉजी और जो ओशियनोग्राफी है, आप देखिए यानी फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी को मैंने बांट रखा है, एक तो लिथोस्फीयर वाले भाग में, एक के मैंने इसको बांटा है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, और एक मैंने इसको बांटा है हाइड्रो, जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें बांट दिया। तो मुख्य रूप से यानी ये स्नातक जो हमारा विषय है, स्नातक जो हमारा वर्ष है, यानी जो हमारा बीए है, जो बीए है हमारा, इस बीए में तो जो बीए है हमारा कौन सा ईयर है, हमारा फर्स्ट ईयर है, बीए फर्स्ट ईयर है, ठीक है ना, बीए फर्स्ट पार्ट। यहाँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बीए फर्स्ट पार्ट की, ठीक है ना। जब मैं बीए फर्स्ट पार्ट की आपसे बात करूँ, इधर तो ये बीए फर्स्ट पार्ट है, तो बीए फर्स्ट पार्ट में तो यह विषय हमारे पास में शामिल हो रहा है, किसमें, यह हमारे पास में शामिल हो रहा है फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में। कौन सी ज्योग्राफी के रूप में, भौतिक भूगोल, यानी भौतिक भूगोल के रूप में विषय शामिल हो रहा है। अर्थात जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है, जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है, इस फिजिकल ज्योग्राफी का वे विषय है, और ये पार्ट फर्स्ट जो है उसके लिए है। ये पेपर भी कौन सा है, ये पेपर भी कौन सा है, यह है फर्स्ट पेपर है। और यदि मैं इसी को, ये तो स्नातक स्तर का है, ठीक है ना, ये तो स्नातक स्तर का है, लेकिन मैं इसी के एडवांस की बात करूंगा। यदि मैं इसी के एडवांस की बात करूं तो हमारा जो पीजी है, यानी जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट है, जो हमारी अधि स्नातक है, तो अधि स्नातक की मैं आपसे बात करूं तो अधि स्नातक का मीन्स हो गया हमारे पास में क्या आ गई, एमए। यानी जो मैं एमए की आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो ये है एमए हमारे पास में कौन सा ईयर है, ये एमए में हमारे पास में ईयर है कौन सा, फाइनल ईयर है, ठीक है ना, फाइनल ईयर है। तो ये एमए जो हमारे पास में फाइनल ईयर है, इस एमए फाइनल ईयर में ये जो विषय हमारे पास में शामिल होता है, यह विषय हमारे पास में शामिल होता है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, यानी जलवायु एवं समुद्र विज्ञान, ठीक है ना, जलवायु 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 एवं जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान, ठीक है जी। इधर से शामिल हो रहा है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, यानी क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी। तो ये वहाँ पर जो पेपर के क्रम के रूप में शामिल हो रहा है, यानी हमने 4 पेपर तो प्रवेश के हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और 5वें पेपर से लेके और 8वें पेपर तक कौन से हैं, एमए फाइनल ईयर के पेपर हैं।
तो ये एमए फाइनल ईयर में जो इस पेपर का क्रम है, यदि मैं यहाँ पर आपसे पेपर की बात करता हूँ तो यह हमारे पास में पेपर कौन सा आता है। यदि मैं पेपर की बात करूँ तो यह पेपर है हमारे पास में कौन से क्रम का पेपर, यानी यह 7वें क्रम का पेपर है। कौन सा पेपर है? 7वां पेपर है। ये कौन से ईयर का है? एमए फाइनल ईयर का 7वें क्रम का पेपर। ठीक है जी, इधर देखिए, यानी ये स्नातक का फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर है और इधर से ये एमए फाइनल का यानी 7वें क्रम का पेपर है, यानी समुद्र एवं जलवायु विज्ञान। अब मैं आपसे बात करता हूँ फिजिकल ज्योग्राफी की। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी, आप इस चीज़ को बीए फर्स्ट वाले लड़के, इधर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। अर्थात मैं एडवांस क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके फिजिकल ज्योग्राफी की ही यह एक यूनिट है एमए अधि स्नातक में जाकर के। तो अधि स्नातक के बच्चे भी इस ओर ध्यान देंगे, एमए फाइनल के बच्चे भी इस ओर ध्यान देंगे, क्योंकि ये उनका कौन से पेपर के रूप में शामिल हो रहा है? 7वें पेपर के रूप में शामिल हो रहा है। लेकिन बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनके पास में ज्योग्राफी वैकल्पिक विषय के रूप में है, उनका एक यूनिट है ये, यानी उनके यह है जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, ये उनके किस रूप में शामिल है? फिजिकल ज्योग्राफी में एक यूनिट के रूप में शामिल है, जो वहाँ पर उनके यूनिट के रूप में शामिल है क्लाइमेटोलॉजी। अर्थात उनके शामिल ये एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक में, यानी वायुमंडल वाले टॉपिक में उनके ये एक यूनिट के रूप में शामिल है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भौतिक भूगोल है, इस भौतिक भूगोल को हमने कितने यूनिट्स में बांट रखा है? हमने 3 यूनिट में बांट रखा है। जो हमारे पास में खंड हैं, यानी इसके कितने खंड हैं? हमारे पास में 3 खंड हैं। देखिए आप, यानी मैं खंड की बात करूं आपसे, यानी फिजिकल ज्योग्राफी में यदि मैं खंड की बात करता हूं तो हमारे पास में खंड 3 है। सबसे पहला ए खंड है, इसके बाद में हमारे पास में ब खंड आता है, और इसके पास में जो हमारे पास में खंड आता है वह है सी खंड आता है। तो हम 3 खंडों की बात कर रहे हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर, एमए फाइनल अर्थात एडवांस क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, अर्थात बीए फर्स्ट में यही आपका 7वें क्रम का पेपर कहाँ शामिल हो रहा है? फिजिकल ज्योग्राफी में, अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी की 2nd यूनिट में जाकर के शामिल हो रहा है ये टॉपिक, अर्थात एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक में जाके आपके शामिल हो रहा है। तो आप इस चीज़ के लिए ध्यान दें, जो अधि स्नातक के बच्चे हैं, फाइनल ईयर के बच्चे हैं, हम इसी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपका जो 7वें क्रम का पेपर है, जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, अर्थात जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान, उसके बारे में हम उधर अधि स्नातक की चर्चा इसी टॉपिक में कर रहे हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, यानी जो बीए फर्स्ट में जिन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में ज्योग्राफी ली है, उन बच्चों के लिए मैं यह आग्रह कर रहा हूँ कि उनके ज्योग्राफी के 2 पेपर हैं। पहला पेपर तो है फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी की जो 2nd यूनिट है, जो खंड बी है, ब है, वह ये यहाँ वाला, ये वाला टॉपिक यहाँ से शामिल हो रहा है। ठीक है ना। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी की, और फिजिकल ज्योग्राफी का जो 2nd खंड है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, जो हमारे अधि स्नातक एमए जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनके 7वें क्रम का पेपर है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। तो आप कॉमन रूप से इस टॉपिक की ओर क्या देना है? आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आप लोगों से बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, अर्थात क्लाइमेटोलॉजी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अर्थात जलवायु विज्ञान में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जलवायु विज्ञान में देखिए आप, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्लाइमेटोलॉजी की। ठीक है ना। क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, इसी क्लाइमेटोलॉजी में हम शामिल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, यानी हम वायुमंडल को शामिल करने जा रहे हैं।
तो आज हमारे पास में टॉपिक आ रहा है यानी वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। यानी हम वायुमंडल की बात कर रहे हैं आपसे। किसकी बात कर रहे हैं? वायुमंडल। तो वायुमंडल का कंपोजिशन पढ़ेंगे और हम वायुमंडल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यानी इसी क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत जो हमारे पास में पहला टॉपिक आ रहा है, इसी के अंतर्गत आ रहा है हमारे पास में क्या? हमारे पास में आ रहा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर देखिए आप, वायुमंडल यानी क्या है? वायुमंडल संगठन एवं संरचना। वायुमंडल संगठन एवं संरचना किसके अंतर्गत शामिल है? किसके अंतर्गत शामिल है? क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत। अर्थात भौतिक भूगोल की कौन सी यूनिट है? सेकेंड यूनिट है। ठीक, उधर से एमए फाइनल का कौन सा पेपर है? 7वें क्रम का पेपर है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं आपसे वायुमंडल की। सेकेंड यूनिट है भाई, बीए फर्स्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स। वायुमंडल संगठन एवं संरचना। वायुमंडल संगठन एवं हम संरचना की बात कर रहे हैं। यानी हम एटमॉस्फेयर की आपसे बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। देखिए आप, देखिए हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो है एटमॉस्फेयर की। ठीक है ना, हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर है इसका कंपोजिशन, यानी एटमॉस्फेयर, इट्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, यानी इसकी संरचना और इसका संगठन की हम आपसे बात कर रहे हैं। तो चलिए हम वायुमंडल के बारे में आपसे बात करते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी का जो आज हमारा टॉपिक है वायुमंडल, उस वायुमंडल के बारे में उसका सामान्य परिचय, उसका कंपोजिशन, उसका इम्पोर्टेंस, ये इन विभिन्न तथ्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी विषय को प्रारंभ करने से पहले उस विषय का हमारे को क्या डालना आवश्यक है? उस विषय का हमारे को यह डालना आवश्यक है कि उसका सामान्य परिचय क्या है। हम सबसे पहले यह डालें कि सामान्य परिचय क्या है इस विषय का। हम इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए आप, यानी विषय का सामान्य परिचय क्या डाल रहे हैं हम? सामान्य विषय का क्या डाल रहे हैं हम? विषय का हम डाल रहे हैं सामान्य परिचय, यानी हम जनरल इंट्रो डाल रहे हैं। यानी जनरल जो इंट्रो है उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि विषय का जनरल इंट्रो क्या है। तो विषय क्या है हमारा? वायुमंडल। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन, हम आपसे बात कर रहे हैं जनरल इंट्रो की। ठीक है ना, जनरल इंट्रो की सामान्य परिचय की आपसे बात कर रहे हैं कि विषय का सामान्य परिचय क्या है। यानी वायुमंडल का जो सामान्य परिचय है वह है क्या है, इसके बारे में आप आज ये चर्चा का विषय है हमारा। तो देखिए वायुमंडल का जो सामान्य परिचय हमारे पास में आता है, यानी पृथ्वी के गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का कौन सा आवरण है? पृथ्वी के, देखिए आप, पृथ्वी के गैसीय, पृथ्वी के गैसीय आवरण को ही वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर
कहा जाता है। पृथ्वी के गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। अर्थात यह जो पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं, इस धरातल पर लिपटी हुई गैसों का आवरण है। क्या लिपटी हुई है? इस पृथ्वी के धरातल पर गैसें लिपटी हुई हैं, और उस लिपटी हुई गैसों का जो आवरण है, उसी आवरण को हम किस नाम से जानते हैं? हम वायुमंडल के नाम से इस गैसों के आवरण को मुख्य रूप से जाना जाता है। जो गैसों का आवरण है, यानी पृथ्वी के गैसीय आवरण को, पृथ्वी का मतलब सरफेस की बात कर रहा हूं मैं आपसे धरातल की बात कर रहा हूं। इस धरातल पर जो गैसों का आवरण है, यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी का मीन्स क्या हो गया? पृथ्वी के धरातल पर गैसों का आवरण। एक बार ऊपर आना, मैंने कॉमन टॉपिक्स वाला MA फाइनल और BA फर्स्ट ईयर का एक बार ऊपर आके देख लो, आओ एक बार। तो मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी है, तो मैंने पृथ्वी के रूप में किसको शामिल किया है? मैंने धरातल को शामिल किया है। अर्थात जो धरातल है, इस धरातल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो सरफेस है, इस सरफेस की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मुख्य रूप से यदि हम सरफेस की बात करें, तो धरातल के गैसीय आवरण को, ये जो धरातल है, इस पर विभिन्न गैसों का कंपोजिशन है, विभिन्न गैसों का संगठन है। यानी इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की गैसें लिपटी हुई हैं। आविष्टित क्षेत्र है ये गैसों से। जब ये गैसों से आविष्टित क्षेत्र है, तो मुख्य रूप से बात करें कि यह आविष्टित क्षेत्र जो विभिन्न प्रकार की गैसों के आवरण से लिपटा हुआ है, इसी को ही हम किसके नाम से जानते हैं? इसी को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर हम कहते हैं। अर्थात यही वायुमंडल कहलाता है, यही वायुमंडल कहलाता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल के नाम से जानते हैं। आप कर लोगे? तो मुख्य रूप से इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम शामिल करते हैं किसमें? मुख्य रूप से वायुमंडल के रूप में हम इसको क्या करते हैं? हम इसको शामिल करते हैं। ठीक है ना? हम वायुमंडल के रूप में इसको शामिल करते हैं। यदि आपसे कोई सामान्य जानकारी में ये पूछे कि साहब वायुमंडल क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा कि पृथ्वी के गैसीय आवरण को, उसमें सभी गैसों का कंपोजिशन होता है। हम एक गैस की बात नहीं कर रहे हैं, यानी सभी गैसों का कंपोजिशन, यानी सभी गैसों का जो संगठन होता है, वो सभी गैसों का जो संगठन को हम क्या कहते हैं? हम गैसीय आवरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हम गैसीय आवरण के नाम से जानते हैं। उसी को ही हम गैसीय आवरण कहते हैं। अर्थात जो गैसीय आवरण होता है, आवरण का मतलब होता है चारों ओर से घेरा हुआ क्षेत्र, घिरा हुआ क्षेत्र। इसका मतलब किससे घिरा हुआ होगा? ये विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं, उन गैसों से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र की हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। अर्थात पृथ्वी के गैसीय आवरण को ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसको ही हम किसके नाम से जानते हैं? वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। सामान्य परिभाषा की बात करें, यानी देखिए अगला जो आता है हमारे पास में स्थल मंडल जलमंडल, यानी स्थल मंडल जलमंडल की तरह है। स्थल मंडल जलमंडल की तरह है, यानी स्थल मंडल स्थल मंडल जलमंडल की तरह है। वायुमंडल को स्थल मंडल जलमंडल की तरह है। किसकी तरह? लिथोस्फीयर है ना, हाइड्रोस्फीयर की तरह। किसको? एटमॉस्फेयर को, यानी वायुमंडल को। ठीक है ना? वायुमंडल को पृथ्वी से अलग नहीं किया
जा सकता है। देखिए आप, यानी स्थल मंडल व जल मंडल की तरह है, वायुमंडल को भी पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी अलग कैसे नहीं किया जा सकता, इस टर्म को पकड़िए आप, इसके थीम को पकड़िए आप, ठीक है ना। कि आज हम सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर का जो हमारा सेकेंड यूनिट है, एटमॉस्फेयर का जो हमारे पास में कंपोजिशन और जो उसका स्ट्रक्चर है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, और उधर से हमारा ओशियोनोग्राफी का और क्लाइमेटोलॉजी का जो 7वां पेपर है, हम उसी की यानी कंबाइंड क्रम की बात कर रहे हैं। तो स्थल मंडल और जल मंडल की तरह वायुमंडल को भी जैसे जैसे पृथ्वी पर यानी मुख्य रूप से कितने मंडल हैं, 3 मंडल, लेकिन 3 मंडलों का कंपोजिशन होगा तो ही चौथा मंडल तैयार होगा, वरना हमारा चौथा मंडल, 4th मंडल तैयार नहीं होगा। पृथ्वी पर वो 3 मंडल कौन से हैं, आप उनको देखिए। सबसे पहले तो जो हमारे पास में जो मंडल आता है, वह मंडल आता है कौन सा, स्थल मंडल। सबसे पहले तो जो हमारे पास में मंडल आता है, वह आता है स्थल मंडल। फिर हमारे पास में जो जल मंडल आता है, फिर अगला मंडल आता है कौन सा आता है, जल मंडल। और जल मंडल के बाद में हम बात करें, जल मंडल के बाद में जो हमारे पास में मंडल आता है, वह आता है कौन सा मंडल, वायुमंडल। कौन सा मंडल आता है, वायुमंडल आता है हमारे पास में। अब देखिए कितने मंडल हैं, 3 मंडल। यानी एक मंडल तो हमारे पास में कौन सा आया, एक मंडल तो हमारे पास में आता है लिथोस्फीयर, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास में कौन सा आता है, हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा हमारे पास में कौन सा मंडल आता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। तो हम इन तीनों मंडलों को क्या कर लेते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए आप, ये तो मंडल है हमारे पास में कौन सा, ये तो मंडल है स्थल मंडल, और ये जो क्रम है हमारे पास में, यह क्रम का मंडल कौन सा है, यह क्रम है हमारे पास में जल मंडल। इसके अलावा जो हमारा अगला क्रम है, यह अगला क्रम कौन सा है, यह क्रम है हमारे पास में वायुमंडल का। जैसे अब आप थीम पर आइए, अपने थीम पर आइए। जो अपनी थीम क्या है कि जैसे स्थल मंडल जल मंडल की तरह वायुमंडल को भी पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ सही है, गलत नहीं है ये चीज़। आप क्या स्थल मंडल और जल मंडल की तरह क्या आप वायुमंडल को पृथ्वी से अलग कर सकते हो? यदि पृथ्वी पर गैसीय आवरण नहीं होगा, विभिन्न प्रकार की गैसें नहीं पाई जाएंगी, तो क्या मानव जीवन संभव है? मानव जीवन संभव नहीं है। क्या वनस्पति जो जगत है, यानी जो बोटनिकल और जो जूलॉजिकल जो ये वर्ड है, यानी ये जो पादप संसार या ये पादप जगत और जो ये जंतु जगत है, क्या इनका जीवन संभव है? इनका जीवन यदि एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो इनका जीवन संभव नहीं। क्या हम पृथ्वी वाले इस भाग से, लिथोस्फीयर वाले इस भाग से, क्या हम हाइड्रोस्फीयर वाले मंडल को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जो ट्रेंज पाए जाते हैं, पृथ्वी पर जो गर्त पाए जाते हैं, सामान्य धरातल से जो डाउनवर्ड का क्षेत्र पाया जाता है, जो निचला भाग पाया जाता है, उसमें लगातार वर्षा होने से वह वर्षा का पानी वहाँ जाकर के स्टेबल स्थिति में, यानी स्थिति की स्थिति में आकर के वहाँ डिपोजिशन हो गया। वहाँ उस पानी का क्या हो गया? जमाव हो गया। और जमाव एक लार्ज वाटर बॉडी के रूप में हुआ, एक विशाल जलराशि के रूप में हुआ। जब एक विशाल जलराशि के रूप में वहाँ पर जल का जमाव होता है, तो हमने उसकी प्रकृति के आधार पर, यानी उसकी विशेषता के आधार पर हमने उसको जो नाम दिया, वह हमने नाम क्या दिया? हमने नाम दिया सागर, और हमने नाम दिया उसका महासागर हमने नाम दिया। हम ये कह सकते हैं कि वह सागर और महासागरों का भाग था। जब पृथ्वी पर ये उपलब्ध है, जब पृथ्वी जब इससे बनी है, तो पृथ्वी पर ये उपलब्ध है, पृथ्वी पर ये उपलब्ध नहीं होगी। यदि पृथ्वी से अलग नहीं कर सकते, यदि पृथ्वी से अलग करते
तो न तो जूलॉजिकल और न बोटनिकल जो वर्ड है, यानी जंतु जगत और वनस्पति जगत का जीवन यहाँ संभव नहीं था जब वायु नहीं होती तो। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो यानी ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो श्वसन की क्रिया है, वो श्वसन क्रिया प्रभावित हो जाती, जीवों का जन्म ही नहीं होता, वृद्धि ही नहीं होता। इन 3 मंडलों में से यदि एक मंडल नहीं होता तो जो हमारा चौथा मंडल बना है, तो हमारा चौथा मंडल कैसे बना है आप देखिए। जो हमारा चौथा मंडल बना है, तो चौथा मंडल किनके कंपोजिशन से बना है? हमारा चौथा मंडल इन कंपोजिशन से बना है। यानी थोड़ा सा भाग हमने किसका काटा है? थोड़ा सा भाग हमने काटा है किसका? स्थल मंडल का। थोड़ा भाग हमने वायुमंडल का काटा और थोड़ा भाग हमने जलमंडल का काटा। ऐसे हमने थोड़ा थोड़ा भाग काटा और काट करके जो हमारा अगला मंडल तैयार हुआ, वह मंडल कौन सा मंडल है हमारे पास में? वह बायोस्फीयर के रूप में शामिल होता है। तो हम जैसे स्थल मंडल से जल मंडल को अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हम वायुमंडल को भी पृथ्वी से क्या नहीं कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते हैं। और यदि ऐसा हो जाएगा जिस दिन, तो यहाँ पर पादप जगत और जंतु जगत का जीवन का अस्तित्व क्या होगा? वह अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इन दोनों के मध्य जो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, उससे जो हमारा चौथा मंडल तैयार हुआ, वह जैव मंडल तैयार हुआ। तो उसमें इन चौथे मंडल को तैयार करने में जो हमारे पास में योगदान रहा, वो वायुमंडल का भी योगदान है। यदि वायु नहीं होती तो हमारे चौथे मंडल का जन्म नहीं होता। चौथा मंडल हमारे पास में जो आया, वह जैव मंडल नहीं होता। अर्थात मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, यानी इसी फैक्ट को, सामान्य परिचय को, फैक्ट को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। आगे रन कर रहे हैं टॉपिक को, देखिए आप आगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही, किसके कारण? पृथ्वी के, यानी किसका? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वायुमंडल को, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वायुमंडल को पृथ्वी से पृथक नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी में कौन सा बल काम करता है? ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल। यानी पृथ्वी में जो बल है, वह कौन सा बल है? पृथ्वी में गुरुत्व बल है। कौन सा बल है पृथ्वी में? पृथ्वी में जो बल काम कर रहा है, वह बल है कौन सा? ग्रेविटी फोर्स। अर्थात उस बल को हम कहते हैं कौन सा बल? गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल के कारण से ही, यानी ग्रेविटी फोर्स, पृथ्वी में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? पृथ्वी में ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है। उसी गुरुत्व बल के कारण, कौन से बल के कारण? गुरुत्व बल के कारण ही वायु को हम पृथ्वी से अलग नहीं कर सकते हैं। वह ग्रेविटी फोर्स, यह ग्रेविटी फोर्स, यानी जो ये वायु से
ये जो पृथ्वी का धरातल का ये जो आवृत यानी जो आविष्टित आवरण है, ये जो घिरा हुआ आवरण है, ये है जो पृथ्वी के चारों ओर वायु का लिपटा हुआ सघन आवरण है, यानी उसको अपने पास में जो बनाए रखने का कार्य करती है। यानी पृथ्वी में ऐसा कौन सा गुण है, पृथ्वी में ऐसी कौन सी मेरिट्स है, ऐसा कौन सी विशेषता है कि यहीं का जो पृथ्वी के आसपास वाले धरातल की वायु तो सघन होती है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे वायु में विरलता आती जाती है। तो इसके पीछे यदि कोई फोर्स काम कर रहा है, यदि कोई बल काम कर रहा है, तो वो बल है Gf, यानी वह बल है गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्व बल वह बल होता है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींच करके रखने का, बनाए रखने का, बांधे रखने का कार्य करता है। यदि यह बल पृथ्वी पर नहीं होता तो जैसा हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, जैसा हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, हाइट की ओर जा रहे हैं, हवाओं की जो प्रकृति है, हवा की जो विशेषता है, वो विरल से विरल, विरल से विरल, विरल से विरल होती जाती है। अर्थात जब विरल हवा होती जा रही है तो मानव को जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो हमारी श्वसन क्रिया है, उस श्वसन क्रिया को प्रभावित करने का कार्य होता है। अर्थात मानव ऐसे वातावरण में, ऐसे हवा से या वायु से घिरे हुए आवरण में अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको श्वसन क्रिया से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो इस प्रकार के वातावरण में वह अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा, वह अपने आप को वहाँ पर समायोजन नहीं कर पाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स के कारण से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से, यानी ये वायुमंडल को पृथ्वी से हम पृथक नहीं कर सकते हैं। यानी पृथ्वी पर जो हवा का जो एक सघन आवरण पाया जाता है, पृथ्वी को जो चारों ओर से आवेष्टित कर रखा है, घेर रखा है, ये जो सघन हवाएं, भारी हवाएं पाई जाती हैं, एक मोटा आवरण पाया जाता है, वो किस कारण से है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी फोर्स के कारण से ही ऐसा क्या होता है, ऐसा हो पाता है। धरातल, धरातल अगला फैक्ट है हमारे पास में। धरातल जो सभी प्रकार की, यानी धरातल, क्या धरातल, यानी मैं सरफेस की बात कर रहा हूं आपसे। धरातल जो सभी प्रकार की मानवीय तथा प्राकृतिक क्रियाओं का रंगमंच है, मानवीय तथा प्राकृतिक क्रियाओं का रंगमंच है। यानी धरातल जो सभी प्रकार की मानवीय तथा प्राकृतिक क्रियाओं का क्या है? रंगमंच है, प्लेटफॉर्म है। वायु के इस अत्यधिक यानी वायु के इस अत्यधिक छिछले महासागर
अत्यधिक छिछले महासागर का क्या है, का नितल है, यानी का नितल। और नितली को क्या कहते हैं आगे, नितल को ही हम बॉटम के नाम से भी जानते हैं। तथा इसमें होने वाली, तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों से सदैव प्रभावित होता रहता है। तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों से सदैव प्रभावित होता रहता है। देखिए आप, धरातल जो सभी प्रकार की मानवीय तथा प्राकृतिक क्रियाओं का रंगमंच है, अर्थात मानव जन्म से लेकर के और अंत्येष्टि तक। यदि मैं आपसे बात करूं कि मानव जिस उम्मीद के साथ जन्म लेता है, मानव जैसे समझदार होता है छोटा बच्चा, तो उसकी काफ़ी कुछ कल्पनाएं होती हैं। जैसे छोटा बच्चा समझदार होता है तो वह खिलौनों से प्रेम करता है, उसी के साथ साथ फिर उसकी उम्र बढ़ती है तो हम उसको, यानी उसकी जो प्रथम पाठशाला परिवार, उससे धीरे धीरे उसका परिचय होता है, उनके संबंधों का उसको मालूम चलता है कि संबंध में मेरे को क्या लगते हैं, कौन मेरा परिवार का सदस्य के साथ क्या संबंध है। इसी के साथ साथ हम उसको शिक्षा से संबंधित पाठशाला से भी जोड़ते हैं। जब वह आगे बढ़ता है तो उसको धीरे धीरे वह रंगमंच, वह प्लेटफॉर्म प्राप्त होता जाता है, यानी मानव जन्म से लेके और अंतिम समय तक वह 16 स्टेज, 16 संस्कार को पार करता है। तो धरातल जो सभी प्रकार की मानवीय तथा प्राकृतिक क्रियाओं का रंगमंच है, इसका मतलब मानव यहाँ आके क्या करता है, ड्रामा। मानव यहाँ ड्रामा करता है, यहाँ नाटक करता है। किसका? जीवन जीने का नाटक करता है। विभिन्न उम्र के फेज में आता है, एज फैक्टर में आता है। जब उम्र के फेज में आता है तो उसी प्रकार के नाटक करता है। बचपन में वही रूठना मनाने का नाटक होता है। जैसे वो थोड़ा समझदार होता है तो पढ़ाई के बहाने बनाने लग जाता है। थोड़ा समझदार होता है तो वह प्रतियोगिता और अपने जो आवश्यक जो पढ़ाई होती है, अध्ययन होता है, उसमें व्यस्त हो जाता है। और मेचोर अवस्था में आता है तो गृहस्थी की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये सारे नाटक ही तो हैं मानव। इनके लिए जो रंगमंच यानी जो प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध होता है, यानी जो एक थिएटर का कार्य किया जाता है कि धरातल जो सभी प्रकार की मानवीय तथा प्राकृतिक क्रियाओं का रंगमंच, सरफेस पृथ्वी का धरातल, यानी मानव को प्राकृतिक और मानवीय कार्य करने के लिए क्या करती हैं, यानी मानव को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर प्रदान करते हैं कि मानव यहाँ आके कौन से मानवीय ड्रामे करेगा और यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए किस प्रकार के ड्रामे करेगा, यानी किस प्रकार के वो कार्यों को यहाँ पर यानी शामिल करेगा, जिससे कि वो संसाधनों का क्या कर सके, वह संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर सके। तो धरातल जो सभी प्रकार के मानवीय तथा प्राकृतिक क्रियाओं का क्या है, रंगमंच है, जहाँ मंचन करता है, जहाँ कार्यों को संपादित करता है। वायु के इस अत्यधिक छिछले महासागर का नितल है, यानी धरातल, धरातल वायु के इस अत्यधिक छिछले महासागर का नितल है। नितल फिजिकल ज्योग्राफी का एक टर्म है, एक शब्दावली है, जिसको आप क्या कह सकते हो आपकी भाषा में, यानी आपकी भाषा में यही शब्दावली यानी बॉटम के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? यही शब्दावली
यानी एक फिजिकल ज्योग्राफी में क्या कहलाती है, बॉटम कहलाती है। यानी हम इसको क्या सकते हैं, हम इसको बॉटम कह सकते हैं। यानी बॉटम का मतलब होता है पैंदा, अर्थात तल, नितल, अर्थात कौन सा नितल, यानी वायु का, देखो ऊपर वाले इफेक्ट को देखिए, वायु का सघन आवरण कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के धरातल पर। क्यों पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करने के कारण से पृथ्वी का जो धरातल है, इस पृथ्वी के धरातल पर जो बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से, कौन से बल के कारण से, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से पृथ्वी के धरातल पर, किस पर, पृथ्वी के धरातल पर जो वायु का आवरण पाया जाता है वह आवरण सघन पाया जाता है, वह आवरण सघन होता है। अर्थात वायु के इस अत्यधिक छिछले महासागर का नितल है, वायु के इस अत्यधिक छिछले महासागर का। तो छिछला जो शब्द आया है वह होता है कम गहरा, यानी इसको हम क्या कहते हैं, कम गहरा। ये कहलाता, छिछले का मतलब जिसकी गहराई नहीं होती है, अर्थात गहराई नहीं है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आप समझिए, आप टर्म को पकड़िए। हम बात कर रहे हैं अर्थ सरफेस की, पृथ्वी के धरातल की गहराई थोड़ी है जिस पर हमारा निवास स्थान है, जिस पर हमारे विभिन्न प्रकार के यानी जो कल्चरल लैंडस्केप, सांस्कृतिक भूदृश्य बने हुए हैं, हम इसी की तो बात कर रहे हैं आपसे कि धरातल जो सभी प्रकार की मानवीय और प्राकृतिक क्रियाओं का रंगमंच है, मानव इस धरातल पर उन कार्यों को संपादित करता है, रंग मंचित करता है, उनको पूर्ण करता है, चाहे वो मानव से जुड़े हुए कार्य हो और चाहे प्राकृतिक संसाधनों को दोहन कर रहा हो मानव। इसी के साथ साथ वायु के इस अत्यधिक छिछले महासागर का नितल है। नितल क्या है, धरातल, धरातल नितल है। कैसे नितल है कि ये पृथ्वी का धरातल है, इस पृथ्वी का धरातल को हमने किसके नाम से संबोधित किया, हमने नितल के नाम से संबोधित किया। वायु का नितल है ये, यानी वायु का नितल क्या है, पृथ्वी का धरातल है। इसी धरातल पर वायु कैसी पाई जाती है, सघन पाई जाती है। सघन क्यों पाई जाती है, इसका कारण हमने पढ़ा कि पृथ्वी का यहाँ कौन सा बल काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, यानी यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी बल काम कर रहा है। तो ग्रेविटी बल के कारण से पृथ्वी के ऊपर वाले धरातल पर वायु का आवरण कैसा है, सघन आवरण है। इस कारण से सघन आवरण होने के कारण से वायु के इस अत्यधिक छिछले महासागर का नितल है। नितल कौन है, धरातल नितल है जिस पर हम रह रहे हैं। उसी धरातल पर वायु का सघन यानी फैलाव पाया जाता है तथा इसमें होने वाले परिवर्तन से सदैव प्रभावित होता रहता है। तथा इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, किस में परिवर्तन हो रहे हैं, तथा इस धरातल पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन कैसे परिवर्तन, इस एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में, स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इससे सदैव प्रभावित होता रहता है। तो इस पर रहने वाले कौन प्रभावित होंगे, या तो जूलॉजिकल और या बोटनिकल लोग, यानी या तो पादप प्रभावित होंगे और या मानव जगत यानी ह्यूमन बॉडी प्रभावित होंगे। इसका मतलब यानी तथा इसमें होने वाले परिवर्तन से सदैव प्रभावित होता है कौन, मानव इससे सदैव प्रभावित होता है। किस पर ये प्रभाव हो रहा है, पृथ्वी के धरातल पर प्रभाव हो रहा है, पृथ्वी के धरातल पर प्रभाव किसका हो रहा है, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन हो रहा है, इससे मानव क्या होता है, इससे मानव सदैव क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। यानी एक विद्वान हैं, उस विद्वान की भी हम एक बार उनके विचारों को हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। आप देखिए कि उन विद्वान ने इस वायुमंडल के बारे में उन्होंने किस प्रकार की हमारे पास में डेफिनेशन को सुझाया है। हम बात करते हैं क्रिचफील्ड महोदय की। किसकी बात करते हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं क्रिचफील्ड महोदय की, अर्थात
हम क्रिचफील्ड महोदय के अनुसार आपसे बात कर रहे हैं।